दोस्तों आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में ना केवल उस देश की बल्कि जहाँ जहाँ तक जिन जिन देशों तक ये कहानी पहुँचती है वहाँ वहाँ तक लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि क्या उस देश के अंदर इंसान रहते हैं या फिर हैवान रहते हैं या फिर शैतान रहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शंकर प्रजापति है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। दोस्तों बांग्लादेश का एक जिला लगता है मेमनसिंह और मेमनसिंह का एक इलाका है भालुका। भालुका क्षेत्र में इलाका है दुबलियापारा और दुबलियापारा में एक फैक्ट्री है जो कपड़े की फैक्ट्री है। कपड़ा वहां पर बनाया जाता है, कपड़े तैयार किए जाते हैं। उसका नाम है पायनियर नीटवेयर्स लिमिटेड। ये तारीख है 18 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास। एक सुपरवाइजर होता है, नाम उसका दीपू चंद्र दास, उम्र लगभग 27 साल के आसपास होता है। उसको उसकी फैक्ट्री के अंदर लोग अजीब तरह से देख रहे थे, घूर रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकता है या ये कैसे हो सकता है। हालांकि वो लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था दीपू कि भैया हमसे कोई गलती हो गई है क्या, क्या बात है, इतना ऐसा क्यों घूर रहे हो। तभी एक आदमी आता है और उसकी तरफ गुस्से से गाली देते हुए उसके हाथ बदतमीजी करने लगता है और यही बात पहुंच जाती है उस फैक्ट्री के अफसर तक के पास। अफसर इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तत्काल ही उस दीपू चंद्र दास को अपने पास बुलाते हैं, अपने केबिन में बुलाते हैं। केबिन में बुलाने के बाद कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो, मैं लोगों में जाके बातचीत करके आता हूँ। अब यह खबर जो थी पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल चुकी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब अधिकारियों को इस बात का सामना करना पड़ रहा था। फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर्मचारी अधिकारी जो भी थे वो जिम्मेदार लोगों में प्रबंधन से यह बात कर रहे थे कि आप इस फैक्ट्री में इस व्यक्ति को रख कैसे सकते हैं। यह बताइए, जब ये हमारे धर्म के ऊपर इस अभद्र टिप्पणी कर रहा है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें लिख रहा है, उसके बावजूद भी हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है, हमारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। तब अधिकारी जो जिम्मेदार था, जिसका नाम आलमगीर हुसैन होता है, उसने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तो वो दीपू के पास जाते हैं और दीपू के पास जाने के बाद कहता है कि दीपू आपको अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा, आपको हम फैक्ट्री से निकालेंगे, यह हमारी मजबूरी है क्योंकि पूरी फैक्ट्री के लोग सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। वो कहता है साहब मैंने कुछ भी नहीं कहा है। वो हाथ जोड़ रहा है, उसने सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन गिड़गिड़ाने की ना तो उस अधिकारी पे कोई असर पड़ रहा था और ना ही फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं उन पे कोई असर पड़ रहा था। और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों ने काम करना छोड़ दिया और हुजूम सा लगना शुरू हो जाता है। 5 बजे यह कहानी शुरू होती है और 5 बजते बजते फिर रात के 8 बज जाते हैं। और जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो किसी ने इस बात का कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं। पुलिस जब वहां से चलती है तो पुलिस जाम में फंस जाती है, पुलिस वहां पर पहुंच ही नहीं पाती। इस बीच में वह केबिन के अंदर बैठा हुआ था, वो अपनी जिंदगी के लिए दुहाई मांग रहा था, अपने लिए रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन उसकी रहम की भीख, क्योंकि उसकी आवाज़ें किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी और लोगों में इस कदर गुस्सा था कि उसके केबिन में जाते, उसको खींचते हुए घसीटते हुए यहाँ से इस फैक्ट्री से बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद जिसका जितना मन कर रहा था उसको उतना पीट रहा था, उसको उतना घसीट रहा था, कोई उसके कपड़े फाड़ रहा था। एक ही तरह की आवाज़ थी कि इसने इस निंदा की है। इस निंदा यानी उसने पैगंबर पर गलत भद्दी टिप्पणी की है, बस इतना था। जैसे जैसे लोग आ रहे थे हुजूम लग रहा था, उसको मारते रहते थे, पीटते रहते हैं और उसको बेदम तरीके से मारा जाता है। इसी बीच में उसके एक पेड़ से बांध दिया जाता है और पेड़ से बांधने के बाद उस पर केरोसिन छिड़क जाता है। जब उस पर केरोसिन छिड़क रहे थे तो ये लोग अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ लोगों तो तालियां बजा रहे थे और बेवजह की नारेबाजी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा हो। और साथ ही वीडियो बना रहे थे, ताली पीट रहे थे, तमाशा देख रहे थे। ना उन्हें ऊपर वाले का खौफ था और ना ही उन्हें अपने देश की किसी कानून की खौफ था। और हद तब हो जाती है जब उसके शरीर में आग लगा देते हैं, उसे जलने दिया जाता है। और आग लग रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे, मस्ती कर रहे थे जैसे कितनी खुशी का दिन था। दीपू जो होता है वो कुछ ही देर में दम तोड़ देता है और पुलिस जो होती है वो जाम में फंसी होती है। हालांकि फायदा भी तो नहीं था, भीड़ शांत जरूर हो जाती है, लेकिन उसके शरीर को वहां से निकाला जाता है तो जली हुई हालत में था, बुरी हालत में था। उसके बाद यहाँ से मामला फिर, क्योंकि लोगों ने वही संख्या में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई थी, अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे थे और एक दूसरे मोबाइल से शेयर कर रहे थे। ये बांग्लादेश से निकलकर वीडियो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, जहां जहां तक वो वीडियो फैल रहा था वहां तक बांग्लादेश का एक क्रूर छवि लोगों के सामने आ रही थी। भारत ही नहीं, हर जगह लोगों में उबाल फैल जाता है, लोगों में गुस्सा फैल जाता है कि एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जो फैक्ट्री में काम करता है, उसके आरएबी यानी रैपिड एक्शन बटालियन, इसके कमांडर होते हैं श्रम सुजम्मा।
इन्होंने इस मामले के जांच पड़ताल की, उसके जितने भी सोशल मीडिया पर हैंडलिंग थे, जहां जहां वो अपना काम करता है, चाहे वह यूट्यूब हो, चाहे वह फेसबुक हो या अन्य हो या उसका व्हाट्सएप हो, सभी को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि और देखने के बाद पता चलता है कि दीपू चंद्र ने तो कोई बात ही नहीं की थी, ऐसी टिप्पणी ही नहीं की थी। अब उन्होंने अपना मीडिया में आकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि दीपू ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, अब लोग करें तो क्या करें, क्योंकि वो उनके हाथ से तो तीर निकल चुका था। इसी बीच में इंडस्ट्रियल पुलिस के एसपी होते हैं मोहम्मद फरहान हुसैन खान, वो कहते हैं कि काश फैक्ट्री वालों ने हमें समय पर सूचना दे दी होती तो 5 बजे में हंगामा चल रहा था और रात के 8 बजे जाते हैं। 3 घंटे तक इस मामले को दबा के रखा गया, इसमें फैक्ट्री वालों की जरूर कुछ ना कुछ चाल है, इसमें जो उसके हाथ कर्मचारी हैं उनकी भी चाल है। उन्होंने फिर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, क्योंकि वह खुद नहीं करना चाहते थे। जब भारत के दबाव बढ़ने लगता है तब दुनिया के अलग अलग मुल्कों का दबाव बढ़ने लगता है, तब वहां की पुलिस सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय होने के बाद आखिरकार पुलिस ने जब अपना काम किया, काम करने के बाद लिंकन सरकार मोहम्मद तारिक हुसैन, मनिक मियां, आलमगीर हुसैन, मिराज, इस तरह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार इस मामले को कहीं ना कहीं यह डैमेज कंट्रोल करने वाली स्थिति थी, लेकिन ये जो हमले थे बढ़ रहे थे लगभग 60 किलोमीटर दूर। इसके वो भी शायद कभी सोचेगा भी, जानेगा भी कि इस देश के अंदर इतना क्रूर टाइप के लोग रहते हैं कि उसके पिता की बेवजह हत्या कर दी, जबकि उसका कोई दोष भी नहीं था, और जो उस पर आरोप लगाया गया था वो आरोप सिद्ध भी नहीं होता है। इसके बाद आखिरकार असल में ये जो वजह बनी है, क्योंकि इस देश में जो हिंदुओं पर हमला की बात जो बन रही है वो रहे हिंदुओं पर हमले, इसके पीछे की एक मेन वजह बताई जाती है कि भारत का एक विरोधी नेता है जो वहां पर बांग्लादेश में है और जो हमेशा कट्टरपंथी वाली बातें करता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, और साथ ही जो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री होती हैं शेख हसीना, उनका राजनीतिक विरोधी भी होता है। उसने हाल ही में अपने हिप पर पैर फैलाए थे, नाम उसका शरीफ बिन हादी उस्मान होता है। दरअसल उसका वो चुनाव प्रचार में लगा हुआ था और एक तारीख थी 12 दिसंबर 2025, चुनाव प्रचार कर रहा था और इसी बीच वो मस्जिद में निकल रहा था, उसके सर में गोली लग जाती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि उसका आसपास में इलाज शुरू हो सकता था, लेकिन कम से कम 5 घंटे तक उसे फ्लाइट में लेके जाते हैं सिंगापुर और वहां जाके उसका इलाज कराते हैं। हालांकि उसने सर्वाइव किया, कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। और 18 दिसंबर 2025 को जब उसकी मौत की खबर फैलती है तो पूरे बांग्लादेश के अंदर स्थिति ऐसी हो जाती है कि पूरे देश में अराजकता फैल जाता है, दंगे की स्थिति हो जाती है, आगजनी हो जाती है और कई अखबारों के दफ्तरों को निशाना बनाया जाता है। कई अखबारों के दफ्तरों के अंदर पत्रकार अंदर फंस जाते हैं, आग लगा दी जाती है, जहां देखो वहां कम से कम 4-5 शहरों की स्थिति तो बद से बदतर हो जाती है। जब स्थिति फैल जाती है, और स्थिति इसलिए फैल जाती है, इसके पीछे एक वजह और भी बताई जाती है कि स्थानीय मीडिया ने खबर फैलाई कि जो शूटर होते हैं दोनों का नाम, एक का नाम फैसल करीम मसूद होता है और दूसरे का नाम आलमगीर शेख होता है, जो कि गोली मारने के बाद इंडिया भाग गए हैं। ऐसा पुलिस को या ऐसा दावा किया जाने लगा कि ऐसे पुलिस की जांच में बात सामने आने लगी, बस इतना था। इसके बाद तो फिर लोग सड़कों पे इस तरह की आवाजें लगानी शुरू कर देते हैं। और जैसे क्योंकि भारत में जब बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के अंदर यह भी बताया जाता है कि 1-2 दिन के बाद की बात है, एक लड़के के हाथ में कलावा बंधा हुआ था और उसे रा का एजेंट बताने लगे। हालांकि वो ई रिक्शा वगैरह चलाता है, उसने कहने लगे कि यह रा का एजेंट है और इसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है, इसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट कर दी। हालांकि उसकी भी हालत ज्यादा गंभीर हो जाती है, लेकिन बताया जाता है कि पुलिस ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इसी तरह से मामला चल रहा था, लेकिन भारत सरकार खासकर प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई ठोस बयान नहीं आया है। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ताकि उसे सबक मिल सके और भविष्य में किसी भी ऐसे दीपू जैसे लोगों के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात ना हो। उससे करने से पहले लोग वहां के हजारों बार सोचें, क्योंकि वो शायद बांग्लादेश ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जिस तरह से शायद बताया जाता है कि फरवरी 2026 में वहां पर चुनाव है और चुनाव का माहौल बनाने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है और इस तरह। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कमेंट में हमें जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं अगली बार।